हमने ट्रेडिंग अकाउंट कर लिया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर लिया। आज फटाफट से एक बार बैलेंस शीट को समझ लेते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनती है। वैसे आप लोगों ने बैलेंस शीट बना रखी है 5th चैप्टर में, राइट। एक बार फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। उसके बाद ना जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है एडजस्टमेंट्स। 2 एडजस्टमेंट आज की क्लास में करेंगे, ठीक है। 2 एडजस्टमेंट्स के ऊपर ओनली 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें आज की क्लास में कुछ नहीं करना। वो 2 क्वेश्चन करने में चाहे हमें 20 मिनट लगे, चाहे 40 मिनट लगे, चाहे 2 घंटे लगे, राइट। लेकिन वो 2 क्वेश्चन करने हैं बेटा, ओनली मात्र 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम आज के क्लास में कवर नहीं करेंगे। नॉर्मल जो होते हैं तुमने सोल्व नहीं करे, सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं है बड़े। ओके, एक बार आप पेज नंबर 8 पे आ जाओ। पेज नंबर 8 पे सबसे टॉप पे बैलेंस शीट का इंट्रोडक्शन दे रखा है कि बैलेंस शीट होती क्या है। जल्दी आओ फटाफट से, फास्ट। आगे, बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फर्म्स एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है जो बैलेंस शीट बनेगी बेटा एक डेट पे बनेगी। तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया वो एक पीरियड का बनाया, दोनों में फर्क है। अगर आप कहते हो कि सेल्स कितनी है, ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि आज के दिन सेल्स कितनी है। सेल्स तो फिर पूरे साल की लेंगे ना। अगर मैं कहता हूं कैश कितना है तो ये कह सकते हैं ना कैश आज कितना है। ये थोड़ी कह सकते हैं कि कैश 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना था, नो। तो जो बेटे बैलेंस शीट है वो एज ऑन डेट बनती है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो फॉर द पीरियड बनता है। दोनों में फर्क है, ठीक है। तो बैलेंस शीट जनरली अगर एज ऑन डेट बनानी है तो आप लोग बताओ एज ऑन डेट 1 अप्रैल को बनाओगे यानी ईयर के स्टार्टिंग में, या 31 मार्च को बनाओगे ईयर के एंड में। बनेगी तो एक दिन ईयर के एंड में। पूरा साल काम करेंगे, पूरा साल बिजनेस करेंगे और बिजनेस करने के बाद ईयर एंड पे 31 मार्च को ये देखेंगे हमारे पास कितने रुपए की एसेट्स हैं और कितने रुपए की लायबिलिटीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट सबसे आखिरी में बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है सबसे आखिरी में? ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल मिलता है ग्रोथ। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी विदाउट प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट क्या पीएनएल पॉसिबल है? नहीं है, नहीं। अगर मैं कह रहा हूं विदाउट प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आएगा? तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने नहीं बनाया तो क्या पीएनएल बन सकता है? यानी पीएनएल किसके बाद बनेगा? ट्रेडिंग के बाद। अब पीएनएल से क्या निकलता है बेटा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट किसका होता है? मालिक का। बिजनेस ने जो कमाया वो हमने किसको देना है? अकाउंटिंग इक्वेशन को याद करो। प्रॉफिट किसको देते थे? अकाउंटिंग इक्वेशन को याद करो। प्रॉफिट कहां प्लस करते थे? कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन होती थी ना, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और जो प्रॉफिट होता था उसको कहां प्लस करते थे आप? कैपिटल में। तो ये नेट प्रॉफिट कहां प्लस होगा? कैपिटल कहां होती है? बैलेंस शीट में। तो जब तक नेट प्रॉफिट ना पता लगे बैलेंस शीट बन ही नहीं सकती, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल आती है और कैपिटल जब तक क्लोज नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर प्रॉफिट को प्लस ना किया जाए और या फिर लॉस है तो माइनस ना किया जाए। इसलिए बैलेंस शीट सबसे आखिरी में बनाई जाती है। क्लियर हुआ क्यों बनाई जाती है सबसे आखिरी में? आगे पढ़ लो। इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बेटा एसेट्स एंड लायबिलिटी। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। बैलेंस शीट के अंदर रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ही आते हैं। रियल अकाउंट्स मतलब ऑल एसेट्स, एसेट साइड में सारी एसेट्स आएंगी, वो सारे क्या हैं? रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स मतलब डेटर्स, क्रेडिटर्स। डेटर्स एसेट में आएंगे, क्रेडिटर्स। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल या नॉमिनल या रियल? कैपिटल अगेन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। वाई पर्सनल? कैपिटल इज ए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर है। तो पर्सनल 3 प्रकार के होते थे बेटा, एक नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंट। तो कैपिटल भी कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंसेस आर शोन ऑन द एसेट साइड, क्रेडिट बैलेंसेस ऑन द लायबिलिटी साइड। ऑफ कोर्स लायबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट, और एसेट के बैलेंस कौन से होते हैं? डेबिट। तो डेबिट बैलेंसेस एसेट में आएंगे, क्रेडिट बैलेंसेस लायबिलिटी में आएंगे। यानी
अगर आपको क्वेश्चन करने के लिए मिला बेटा और क्वेश्चन में लिखा है सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर क्या है? हमारी एक एसेट, तो पीएनएल में तो जाएगी नहीं, वो कहां जाएगी? एसेट में। वहां लिखा है बेटा क्रेडिटर्स, तो कहां जाएगी? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। वहां लिखा है कैपिटल, कहां जाएगी? लायबिलिटी में। वहां लिखा है बिल्डिंग, एसेट में। पीएनएल में नहीं जाएगा खर्चा, पीएनएल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा पीएनएल में? पीएनएल बनता है 1 साल का। 1 साल का मतलब खर्चा कितने साल का होना चाहिए? एक। बिल्डिंग 1 साल का खर्चा तो नहीं होता, फर्नीचर 1 साल का खर्चा तो नहीं होता, कंप्यूटर 1 साल का तो नहीं होता, यानी कोई भी फिक्स एसेट 1 साल का खर्चा। इट मींस वो एसेट है, वो बैलेंस शीट में जाए। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यानी हमारे पास पैसा है, तो बताओ हमारी इनकम है या इनकम है या एक्सपेंस है? ना वो हमारी इनकम ना हमारे एसेट, वो इनकम भी नहीं है खर्चा भी नहीं है, वो हमारी क्या है? एसेट है। यानी हमारे पास पैसे हैं तो हमारी क्या हुई? एसेट। और एसेट कहां जाती? लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया आपने, तुम्हारा एक्सपेंस है या इनकम है? ना हमारा एक्सपेंस ना हमारी इनकम। अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो ये हमारी क्या है? ये लायबिलिटी है बेटा, ये इनकम नहीं है, ना ये एक्सपेंस है हमारा, ये हमारी क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है। एक बच्चा कहता है सर बैंक से लोन लिया है तो लोन का पैसा आया होगा नहीं आया होगा? मैंने कहा आया होगा। अब बैंक से लोन लिया है और बैंक में अगर पैसा आया है तो पैसा तो एसेट हुई, आप लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी क्यों कह रहे हो? मैंने बैंक से पैसा लिया, ध्यान से समझना, देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्वेश्चन का रट्टा तो कोई भी मार लेगा। मैंने क्वेश्चंस का रट्टा मरवाना है तो बेटा इतनी बात करने की जरूरत नहीं है जितनी मैं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर समझना है तो समझना फिर डीप में जाके पड़ेगा हमें। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो उस बच्चे की बात सही है, वो कह रहा है कि सर अगर बैंक से लोन लिया तो पैसा आएगा, और जो पैसा आएगा वो तो मेरी एसेट है, लायबिलिटी क्यों कह रहे हो लोन फ्रॉम बैंक? वो तो एसेट हुई। बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो पैसा आएगा या जाएगा? पहले ये बताओ। आएगा ना, तो आएगा। पैसा तो रियल अकाउंट है, पैसा तो रियल अकाउंट होती है ना, मनी। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। पैसा आएगा तो पैसे को क्या करेंगे? डेबिट। मैंने लोन लिया था तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 1 लाख का लोन लिया था तो क्या किया होगा? लोन फ्रॉम बैंक 1 लाख, ये की होगी एंट्री। ये क्या की होगी? जर्नल एंट्री करी। क्या की होगी बेटा? ये जर्नल एंट्री करी होगी, पक्का। अब जर्नल के बाद क्या बनते हैं? लेजर्स बनते हैं। लेजर्स के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, तीनों को मिला के क्या बोल देते हैं हम? फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। ये हमारी अकाउंटिंग का प्रोसेस तो पता है ना आपको। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ बेटा, जब बैंक से लोन लिया होगा तो ये जर्नल एंट्री करी होगी या नहीं करी होगी? करी होगी ना। ये जर्नल एंट्री लेजर्स में पोस्ट हुई होगी या नहीं हुई होगी? हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई जर्नल एंट्री लेजर में ना पोस्ट हो? फिर तो आपकी गलती, आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करो, गलती को सुधारो। वो चैप्टर इसलिए पढ़ा था। अगर जर्नल हुई है तो लेजर में पोस्ट हुई होगी, और नहीं हुई तो फिर अकाउंटिंग गड़बड़ हो गई, फिर पीएनएल बनाना बेकार है। पीएनएल बनाने से पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? रेक्टिफिकेशन। तो जर्नल बनी है तो लेजर में पोस्ट हुई होगी। आपसे पूछना चाहता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में गया होगा या नहीं गया होगा? गया होगा ना। तो बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए गया होगा तो ये बैंक में ऑलरेडी प्लस हो चुका होगा या नहीं हो चुका होगा? हो चुका होगा ना। तो ये ऑलरेडी एसेट में तो बैंक में प्लस हो ही रखा है, आप इसको एसेट क्यों मान रहे हो? यहां देखो, देखो समझने का तरीका है। अगर आप जोर नहीं डालोगे दिमाग पे तो बेटा समझ में आएगा नहीं, फिर रट्टा मारना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा कोशिश करो कि मुझे समझना है टॉपिक। ये रहा तुम्हारा ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस आया था तुम्हारे पास, यहां 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। यहां बहुत सारी आइटम होंगी बट मैं रिलेटेड आइटम लिख रहा हूं जो हमें चाहिए, ठीक है। एक बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस जो हमारे बैंक में अकाउंट में है 5 लाख रुपए है हमारे बैंक में, ठीक है। और एक यहां लिखा है लोन फ्रॉम बैंक 1 लाख रुपए,
अब यहां ध्यान से देखो, आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो ट्रायल बैलेंस आएगा, तो ट्रायल बैलेंस तो ये होगा, और यहां लिखा हुआ लोन फ्रॉम बैंक, 1 लाख रुपए कहां लिखा है बेटा, एसेट में या लायबिलिटी में? लायबिलिटी में लिखा है ना। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जर्नल एंट्री है बेटा, जब हमने बैंक से लोन लिया था, वो जो 1 लाख लिखा है लोन फ्रॉम बैंक, वो ये वाला हिस्सा लिखा है या ये वाला हिस्सा लिखा है? पॉइंट नंबर 1 लिखा है, पॉइंट नंबर 2 लिखा है? पॉइंट नंबर 2 या 1? 2। 1 क्यों नहीं लिखा? हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, होते नहीं होते, एक डेबिट और एक, तुम कहते हो ये पॉइंट नंबर 2 लिखा है सर 1 लाख, तो पॉइंट नंबर 1 कहां गया फिर 1 लाख? वो पॉइंट नंबर 1 क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, यानी वो 1 लाख रुपए कहां डेबिट हो चुका? बैंक में, और बैंक कितना है? 5 लाख। तो कोई कहेगा सर फिर 1 लाख नहीं होना चाहिए था, बैंक 5 लाख क्यों है? बैंक में पैसा बेटा लोन का ही आया होगा क्या? कहीं और से नहीं आया होगा क्या? पहले से पैसा नहीं होगा क्या? बैंक में तो और भी पैसा होगा ना। तो जो 1 लाख रुपए था बैंक अकाउंट डेबिट, वो ऑलरेडी कहां प्लस हो चुका? बैंक में प्लस हो चुका। और ये बैंक बैलेंस एसेट में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो बेटा वो बैंक बैलेंस अगर 5 लाख रुपए एसेट में जाएगा, तो उस 5 लाख में ये 1 लाख ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये जो लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है ना 1 लाख, वो क्रेडिट साइड में दे रखा है, मतलब ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा बताओ लायबिलिटी है या एसेट है? तो कहां जाना चाहिए? लायबिलिटी। क्लियर हुआ? ये तो तब है जब इसकी अकाउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, अकाउंटिंग का मतलब जर्नल बन चुकी है, जर्नल के बाद लेजर बन चुका है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस भी बन चुका है। बट मैं इसका उल्टा ले लेता हूं, एडजस्टमेंट का मतलब भी क्लियर हो जाएगा हमें। ये जर्नल थी, ये जर्नल एंट्री करी नहीं हमने, बैंक से लोन ले लिया और जर्नल एंट्री हमने करी नहीं। अब एक बात बताओ, ये अगर जर्नल एंट्री नहीं करोगे तुम, क्या ये एंट्री लेजर में ट्रांसफर हो पाएगी? लेजर में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, तो क्या ट्रायल बैलेंस में आ पाएगी? ट्रायल बैलेंस में नहीं आ पाएगी, तो क्या यहां दिख रही होगी? नहीं दिख रही होगी ना। इधर 1 लाख प्लस हो रखा होगा और ना इधर 1 लाख आ रखा होगा, यानी इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में आ ही नहीं रखा। अगर जर्नल एंट्री पास नहीं हुई तो लेजर नहीं बन पाए, लेजर नहीं बन पाए तो ट्रायल बैलेंस भी नहीं बन पाया, राइट? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलो हम भूल गए जर्नल एंट्री करना, कोई बात नहीं, जर्नल एंट्री करना भूल गए तो ट्रायल बैलेंस में भी इफेक्ट नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। आज हमें बनाने हैं फाइनल अकाउंट, आज हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जब हम ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हमें पता लग गया कि हमने बैंक से लोन लिया था और उसकी जर्नल एंट्री पास हमने नहीं करी। तो तुम बताओ, लोन लिया था, लायबिलिटी एक्चुअल में है या नहीं है, उसकी अकाउंटिंग नहीं हो पाई। आज तुम बैलेंस शीट बना रहे हो, लायबिलिटी दिखानी पड़ेगी या नहीं दिखानी पड़ेगी? क्यों दिखानी पड़ेगी? क्योंकि हम अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब जितनी भी फिगर्स है, जितनी भी एसेट लायबिलिटी है, वो अगर एक्चुअल देना चाहते हैं तो लायबिलिटी तो है। बैंक से लोन ले रखा है बेटा आपने, अगर बैंक से लोन ले रखा है तो लोन दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए। लेकिन लोन ले रखा है वो लायबिलिटी में दिखा देंगे क्या? ये 1 लाख रुपए बैंक में प्लस हो रखा होगा अगर इसकी जर्नल एंट्री नहीं हुई। अगर जर्नल एंट्री नहीं हुई तो ये 1 लाख रुपए बैंक में प्लस हो रखा होगा या नहीं हो रखा होगा? कैसे हो जाएगा? जब जर्नल एंट्री नहीं हुई तो बैंक में भी प्लस नहीं हो रखा होगा ना, तो हमें 1 लाख रुपए कहां भी प्लस करना पड़ेगा? बैंक में प्लस करना पड़ेगा, यानी एसेट में भी। तो इसका डबल इफेक्ट डालना पड़ेगा अगर जर्नल एंट्री नहीं हुई, एसेट में भी लिखोगे और लायबिलिटी में भी लिखोगे। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो पा रहा है आपको? यानी अगर ट्रायल बैलेंस में लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है 1 लाख, इट मींस ये हमारी क्या है? लायबिलिटी है। एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोन लिया था वो पैसा ऑलरेडी कहां प्लस हो चुका होगा? बैंक में प्लस हो चुका होगा, क्योंकि इसकी काउंटिंग हो रखी है बेटा। इसका एक इफेक्ट हो चुका होगा और एक हमें करना है, लायबिलिटी में दिखाना। अगर इसकी जर्नल एंट्री नहीं हुई तो जर्नल एंट्री नहीं हुई तो इसके फिर दोनों इफेक्ट नहीं हो पाए। तो आज एक इफेक्ट डालोगे या दोनों इफेक्ट डालने पड़ेंगे? फिर अगर किसी की जर्नल एंट्री नहीं हुई बेटा, उसके दोनों इफेक्ट डालने पड़ेंगे, और दोनों इफेक्ट डालने को ही कहते हैं एडजस्टमेंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे होंगे तो आपको इनकी एडजस्टमेंट एंट्री डालनी पड़ेगी, जिनकी जर्नल एंट्री पास नहीं हुई। और जर्नल एंट्री पास नहीं हुई तो दोनों इफेक्ट नहीं गए होंगे, और दोनों नहीं गए होंगे तो अब दोनों डालने पड़ेंगे।
समझ गए आप लोग? अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे थे तो आपने हर आइटम एक एक जगह लिखी थी। ऊपर परचेजेस दिया होता था, कहां लिखी आपने परचेजेस? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सेल्स कहां लिखी आपने? ऊपर सैलरी दिया होता था, कहां लिखा सैलरी? ऊपर वेजेस दे रखा था, कहां लिखा तुमने? एक जगह लिखा, दो जगह लिखा? वेजेस दो जगह लिखा, कहां का? एक जगह। कहां लिखा? ट्रेडिंग के डेबिट। सैलरी कहां लिखा? एक ही जगह लिखा ना, दो जगह क्यों नहीं लिखा? दो जगह क्यों नहीं लिखा? देखो ये ट्रायल बैलेंस है। क्यों न मत पूछो सर, बस कर लें वो एक बहुत है। क्यों कहां कुछ नहीं होता। सैलरी 10,000, ट्रायल बैलेंस में सैलरी 10,000 लिखी है, ठीक है? तो ये 10,000 की सैलरी कहां लिखते थे आप? पीएनएल के डेबिट में। इसका दूसरा इफेक्ट नहीं लिखते थे ना, मैं समझाता हूं क्यों नहीं लिखते थे। सैलरी ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई है। ट्रायल बैलेंस किससे बनता है? नेट प्रॉफिट से। ट्रायल बैलेंस कहां से बनता है? लेजर से। इसका मतलब अगर ट्रायल बैलेंस में सैलरी आई है ना 10,000, तो सैलरी अकाउंट होगा, लेजर होगा सैलरी, तभी तो यहां लेजर आया। और लेजर कहां से बनते? जर्नल से। तो लेजर है तो इसका मतलब इसकी जर्नल एंट्री पास हुई होगी। सैलरी की जर्नल एंट्री क्या होती है एक बार बताना? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होती है। तो सैलरी तो ये खड़ा, टू कैश का मतलब ये पैसा कैश से ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। कैश बुक याद करो, सैलरी पेड कैश बुक के कहां आती थी? क्रेडिट साइड में, बाई सैलरी। यानी सैलरी अगर यहां 10,000 दिखा है तो दिस इज एक्सपेंस। और इसका दूसरा इफेक्ट है, जो पैसा दिया है सैलरी का, वो कहां से माइनस हो चुका? कैश अकाउंट से या बैंक अकाउंट से माइनस हो चुका। तो उसका इफेक्ट क्यों डालना है? जिसका इफेक्ट ऑलरेडी डल चुका है, जिसका नहीं डला वो डालें। क्लियर है? पक्का? तो ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आइटम है, हमेशा याद रखना एक इफेक्ट उसका ऑलरेडी डल चुका है और एक इफेक्ट अभी हमें उसका डालना बाकी है। और जिसकी जर्नल एंट्री नहीं हुई उसके दोनों इफेक्ट हमें अब डालने चाहिए। और अगर अब डालोगे तो क्या जर्नल एंट्री पास करोगे अब? नो, नहीं, रेक्टिफिकेशन भी नहीं। अब तो आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, और एडजस्टमेंट डायरेक्ट आप फाइनल अकाउंट्स में करोगे, यानी ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, और उसी को कहते हैं एडजस्टमेंट्स। क्लियर? आना एक बार पढ़ते हैं फटाफट से पेज नंबर। हम एक एडजस्टमेंट के साथ करेंगे सबसे पहले, दो के साथ नहीं करेंगे। पेज नंबर 16 पे आ जाओ, 16 पे। पेज नंबर 16 आ गए आप लोग? पेज नंबर 16। इसके में एक हेडिंग दे रखा होगा, नीड फॉर एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी फाइनल अकाउंट्स के अंदर इन एडजस्टमेंट की क्या नीड है, क्यों करें? पढ़ लेते हैं। फाइनल अकाउंट्स यानी ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन. Adjustments are made for ascertaining the true and fair view of the profit earned or loss incurred by the firm for the accounting period as per the accrual concept. Adjustment means any transaction, ये point important है, it means any transaction which was not recorded, यानी जिसकी journal entry pass, recording मतलब journal entry pass नहीं हुई, and not shown in trial balance. बेटा जर्नल नहीं हुई तो लेजर नहीं बना होगा, और लेजर नहीं बन पाया होगा तो फिर ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा वो पॉइंट। Its adjustment is necessary to made while preparing the final account. तो उसकी बेटा एडजस्टमेंट करना आज जरूरी है फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले। क्लियर हुआ? पक्का? चलो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, कोई बात नहीं बेटे। अब यहां देखो, उसको छोड़ दो, उस पर बाद में आएंगे। यहां देखो एक क्वेश्चन आया जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा था। बेटे ये पॉइंट ना हम समझेंगे तो डाउट्स भी आएंगे, ठीक है? और सिर पे प्रेशर भी पड़ेगा, क्योंकि दिमाग छोटा सा तो होता ही है। अब उस छोटे से दिमाग पे इतना बड़ा
बोझ डाल दिया जाएगा तो प्रेशर तो आएगा, ठीक है, हो सकता है दिमाग गर्म भी हो जाए, हाँ फटेगा नहीं, फटेगा कुछ नहीं, दिमाग गर्म हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई डाउट आए, आपको कोई डाउट आए कि भी क्यों होगा, तो आप साथ के साथ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मैं सीधा क्वेश्चन पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमने समझ के करना है, हमें रट्टा मार के नहीं करना। ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है तो ऊपर ट्रायल बैलेंस लिखा भी होगा, ये डेबिट कॉलम होगा, ये क्रेडिट कॉलम होगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, राइट। ट्रायल बैलेंस में बहुत सारी आइटम होती हैं, मैं सारे आइटम की बात नहीं कर रहा, हमें जिससे मतलब है हम उस पॉइंट की बात। ट्रायल बैलेंस में यहां लिखा है सैलरी, बताओ ट्रायल बैलेंस आएगा और सैलरी लिखा हो तो कहां लिखा मिलेगा आपको, डेबिट कॉलम या क्रेडिट कॉलम में? क्रेडिट में क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सैलरी कभी इनकम नहीं होती, सैलरी ना तो कभी इनकम हो सकती, सैलरी ना आपकी लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी हो सकती है, सैलरी अकाउंट लायबिलिटी नहीं हो सकता। सैलरी हमेशा क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंसेस के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट, इसलिए डेबिट में मिलेगा बेटा। सैलरी लिखी है बेटा 25,000, कहां लिखी है सैलरी 25,000? नहीं, कौन से अकाउंट में लिखी? ये ट्रायल बैलेंस में लिखी है। अगेन मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, ट्रायल बैलेंस कहां से बनता है, लेजर्स कहां से बनते हैं? अगर ये ट्रायल बैलेंस में है 25,000 की सैलरी, इट मींस ये लेजर में होगी या नहीं होगी? सैलरी का लेजर बना होगा या नहीं बना होगा? सैलरी का लेजर अगर बना है तो इसकी जर्नल एंट्री हुई होगी या नहीं हुई होगी? क्या बिना जर्नल लेजर बन सकता है? जर्नल हुई होगी। ये सैलरी है बेटा, आप कह रहे हो इसकी जर्नल हुई होगी, क्या जर्नल एंट्री बनी होगी बताना? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, पक्का? आरिशो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ तो सैलरी का लेजर बना होगा, पक्का? सैलरी का लेजर बना होगा तो सैलरी के लेजर में एंट्री कहां डाली होगी आपने, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में टू कैश करके डाली होगी, इसलिए तो डेबिट खड़ा है सैलरी अकाउंट, ठीक है। आपने बोला सैलरी की एंट्री हुई होगी सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां टू कैश क्यों नहीं है? टू कैश का मतलब क्या हो गया, ये पैसे कौन से अकाउंट में गए होंगे? टू कैश का मतलब कैश अकाउंट के, पक्का गए होंगे? कैश अकाउंट में प्लस हुए होंगे या माइनस हुए? माइनस हुए होंगे, पक्का? तो यहां बेटा 100% कैश अकाउंट दिखा रहा होगा, कैश अकाउंट 1,00,000 रुपए, ये ऐसे दिखा रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ ये 25,000 ऑलरेडी कैश से माइनस हो चुके हैं। तो दूसरा इफेक्ट कैसे दिखाएगा? वो तो कैश अकाउंट में देखने को मिलेगा ना दूसरा इफेक्ट, तो बेटा सॉरी, कैश तो एसेट होती है बेटा, ये तो टोटल कैश है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप यहां देखो, चलो कोई बात नहीं, मैं लेजर बना देता हूं, समझना जरूरी है। पहले मेरे को सैलरी पेड की जनरल एंट्री बताओगे क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये एंट्री कौन कौन से अकाउंटों में जाएगी मेरे को बता सकते हो? दो लेजर बनेंगे, एक सैलरी और एक कैश। ये बना रहा हूं मैं ऐसे ही छोटे छोटे अकाउंट, ठीक है, डेट वगैरह नहीं लिख रहा, तो उम्मीद आप माइंड नहीं करोगे। ये सैलरी अकाउंट है और एक बना रहा हूं कैश बुक, सिंगल कॉलम। ये एंट्री सैलरी अकाउंट के कहां जाएगी, डेबिट में क्रेडिट में? हाँ डेबिट में। डेबिट में क्या लिखूं, कितने रुपए लिखूं? 25। ये एंट्री कैश अकाउंट के कहां जाएगी, कैश बुक में? क्या लिखूं? 22। ठीक है, इस लेजर को क्लोज कराओगे, कैसे क्लोज होगा ये? बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी, कितना? बाय बैलेंस सीडी। इस अकाउंट की कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट? इस लेजर की डेबिट साइड बड़ी है। मैंने आपको जब लेजर सिखाए थे तो बोला था जो साइड बड़ी होती है ना उसका वही बैलेंस होता है। अगर सैलरी अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी है तो इसका बैलेंस कौन सा है, डेबिट। कहां लिखा है सैलरी अकाउंट बेटा ट्रायल बैलेंस के? क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखेंगे, क्लियर हुआ?
पक्का। अब कैश बुक पे आ जाओ। कैश बुक जब आप बनाते हो ओनली सैलरी की एंट्री आएगी क्या, या बहुत सारी आएंगी? कौन कौन सी आएंगी? वो सारी ट्रांजेक्शन आएंगी जिसके कारण कैश इफेक्ट हुआ होगा। कैश अगर आ रहा होगा तो डेबिट में आएगी, और कैश अगर जा रहा होगा तो, बट आएंगी तो वो सारी जिससे कैश इफेक्ट हो रहा होगा। तो यहां पे बेटा बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स थी। अब क्या क्या नाम लिखवाऊं, बहुत सारी थी। ये समझ लो आप, इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स थी कि मेरे पास टोटल जो पैसा आया था 1.5 लाख रुपए आया था। कितना आया था डेबिट का टोटल? और इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स थी कि बहुत ज्यादा पैसा गया था, बहुत सारा पैसा गया था, जिसमें से एक पैसा किसका था? सैलरी का। सैलरी का कितना था? 25 का। और टोटल कितना आया था? 1.5 लाख। जो बेटा पैसा गया था अदर्स चीजों का, सैलरी को छोड़ के, वो 25 ही गया था। तो टोटल कितना गया? 25 25, 1.5 में से 50 गया, तो बैलेंस कितना आया होगा? कितना दिखा रखा है? 1 लाख। कौन सी साइड बड़ी है बेटा इस कैश बुक की? डेबिट। तो बैलेंस कहां दिखाया? 1 लाख। समझ में आया कैसे ये ट्रायल बैलेंस बना? ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये जर्नल एंट्री ऑलरेडी हो रखी है इस केस में या नहीं हो रखी? हो रखी है। हो रखी है, तो इसका इफेक्ट कैश बुक में माइनस हो चुका कैश अकाउंट से या नहीं हो चुका? हो चुका। तो इसका एक इफेक्ट ऑलरेडी कैश बुक से हो चुका, उसका हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। और दूसरा सैलरी अकाउंट जो वहां दिखा रखा है उसका ट्रीटमेंट करना है, बीइंग ए एक्सपेंस, वो पीएनएल के डेबिट में जाएगा। तो सैलरी अगर 25,000 डेबिट में लिखा है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? वो सैलरी पीएनएल सॉरी कैश बुक से ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। पक्का। और वो अब हमें कहां डालना है? ट्रेडिंग। सैलरी ट्रेडिंग में जाता है, पीएनएल। पीएनएल। ठीक है। अब एक बच्चा कहता है सर आप अपनी मर्जी के एग्जाम्पल ले लेते हो, ठीक है, जो सही लगेगा वो ले लेते हो हैं। अब मेरे डाउट भी लेऊंगा, एक बार थोड़ा सा रुक जाऊं। आप एक बात बताओ, सैलरी पेड जरूरी है? सैलरी आउटस्टैंडिंग भी तो होती है, यानी वो सैलरी भी तो होती है जो हमारी ड्यू होगी बट उसकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई। तो बेटा अगर सैलरी पे ना करी हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, एक बार बताओगे? हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी तो डेबिट होगा ही होगा। क्यों होगा सैलरी अकाउंट डेबिट? क्योंकि खर्चा है। टू कैश की जगह क्या आ जाएगा? टू आउटस्टैंडिंग। ये होगा। मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैंने कहा कि जी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी और उसकी जर्नल एंट्री हो रखी थी। पक्का। अब सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हो रखी होगी, सैलरी अकाउंट का तो लेजर बन गया। अब ये बताओ टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ये कैश अकाउंट में जाएगी या इसका भी अलग अकाउंट बनेगा? पक्का। ये लो। अब कैश बुक में तो कोई लेना देना नहीं है इसका, कैश बुक को हटाते हैं यहां से। अब कौन सा अकाउंट बनाऊंगा यहां पे? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हुआ जर्नल में या डेबिट हुआ? एंट्री कहां जाएगी इसके? क्या लिखूं क्रेडिट में? बाय सैलरी। कितना? 25,000। पक्का। इसको अकाउंट को क्लोज करेंगे तो टू बैलेंस सीडी आएगा या बाई बैलेंस सीडी? कितना? कौन सी साइड बड़ी थी, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बड़ी थी। डेबिट में तो सीडी लिखा है ना क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट बड़ी थी। इसका बैलेंस कौन सा होगा? तो 100% पक्की बात है बेटा, अगर ये जर्नल एंट्री पास हुई होगी तो यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा रहा होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना हो। यहां 25,000 क्रेडिट में भी होंगे, अगर 25,000 डेबिट में होंगे तो 25,000 यहां क्रेडिट में भी होंगे, क्योंकि हमने एक जर्नल एंट्री पास करी थी जिसके अंदर हमने क्या दिखाया था? आउटस्टैंडिंग सैलरी को लायबिलिटी दिखाया था। तो इसका लेजर बना होगा, और इसका अगर लेजर बना होगा तो लेजर बताओ ट्रायल बैलेंस में होगा या नहीं होगा? वो होगा, वो 100%। अगर जर्नल एंट्री हुई होगी तो लायबिलिटी भी दिखा रहा होगा। फिर समझ गया?
अगर सैलरी पेड होगी तो क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा रहा होगा? पेड में लायबिलिटी थोड़ी होती है, वो ऑलरेडी कहां से माइनस हो चुका होगा बेटा? कैश से। तो कैश को अलग से थोड़ी दिखाएगा, कैश तो दिखाई रखा है 1 लाख। बट अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी तो बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? लायबिलिटी दिखाएगा। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट कॉलम में दिखाएगा या क्रेडिट में? क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या होती है और लायबिलिटी के बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट में ही दिखाएगा बेटा, डेबिट में क्यों दिखाएगा? अगर जर्नल एंट्री बनी होगी तो। क्लियर हो आपको? पक्का? वही आएगा क्लोजिंग बैलेंस, चाहे सीडी हो, बाय बैलेंस सीडी हो, चाहे टू बैलेंस सीडी हो। सीडी आता है हमेशा ट्रायल बैलेंस में बेटा, सारे आते हैं सब। हाँ जी, समझ आया? या किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? पक्का कोई डाउट नहीं है? अब मैं बस एडजस्टमेंट करवानी है, इसलिए मैं कह रहा हूं बेटे ये सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री समझ में आई आपको? क्या एंट्री है आउटस्टैंडिंग सैलरी की? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, ये जर्नल एंट्री होती है। मैं कहता हूं हमने ना सैलरी पेड की एंट्री तो कर दी थी। सैलरी पेड की एंट्री तो सपोज करो थोड़ा एग्जांपल चेंज कर ले। यहां पे सैलरी पेड की एंट्री थी, मान लो 2 लाख। सैलरी पेड की एंट्री कितनी थी? और आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री थी 25,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 25,000, ये एंट्री होनी चाहिए थी बेटा। एक एम्प्लॉय था जिससे हमने मार्च मंथ का काम कराया, बट उसको मार्च की सैलरी हमने दी नहीं 25,000, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये एंट्री हमने करी नहीं करी है एंट्री। आप कहोगे सर क्यों नहीं करी? क्योंकि हमारे अकाउंटेंट को नॉलेज नहीं थी। उसने कहा जब पैसे नहीं दिए तो काहे की एंट्री छोड़ना। जो सैलरी पे करी थी 2 लाख, उसकी एंट्री कर दी, और जो सैलरी पे नहीं करी उसकी एंट्री नहीं करी। भूल गया वो करना, नहीं करी उसने एंट्री। बेटा एंट्री नहीं करी तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इसका सैलरी अकाउंट बना होगा? इस वाली एंट्री का नहीं बना होगा। क्या इसका आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बना होगा? नहीं बना होगा। यानी ये 25,000 ना तो सैलरी अकाउंट में गए और ना आउटस्टैंडिंग सैलरी में गए। अगर सैलरी में नहीं गए ये 25, तो क्या उस 2 लाख में प्लस हो रखे होंगे? नहीं हो रखे होंगे। क्या ये आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा होगा? नहीं दिखा रहा। अब आपसे पूछना चाहता हूं, हमसे गलती हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री करनी चाहिए थी, करना भूल गए। कोई बात नहीं, भूल गए, लेजर बन गए, ट्रायल बैलेंस बन गया। अब फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं और तुम्हें सद्बुद्धि आई और पता लगा 25,000 किसी इंप्लॉय के देने थे, उसकी जनरल एंट्री पास नहीं हो पाई। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो 2 लाख की सैलरी डालनी चाहिए या 2 प्लस ये 25, ये भी खर्चा है, 2,25 डालना चाहिए? 2 लाख या 2,25? वाई 2,25? वाई 2,25? हम अपनी जो अकाउंटिंग करते हैं ना, वो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में 2 बेसिस थे, कैश बेसिस और पूरी अकाउंटिंग हमारी कौन सी बेसिस पे चलती है? एक्रूअल। और एक्रूअल क्या कहता था? अगर तुमने खर्चे का बेनिफिट लिया, उसको खर्चे को बुक करो, चाहे तुमने पेमेंट की चाहे तुमने पेमेंट नहीं करी। तो ये 25,000 भी बेटा खर्चा बुक होना चाहिए। तो 2 लाख का खर्चा डालूं सैलरी का या 2,25 डालूं? पक्का? यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी के 25,000 खर्चे में प्लस होंगे या नहीं होंगे? होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये लायबिलिटी भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो लायबिलिटी में आएगा या नहीं आएगा? यानी अगर इसकी जनरल एंट्री पास नहीं तो इसका डबल इफेक्ट होगा।